रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे अहम इशू है और वो है जनरल फैज़ से जुड़ा हुआ जी, साबिक डीजी आईएसआई और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार। और मुबैना तौर पे कहा जाता है कि इन्होंने भी प्रॉपर्टी माफिया से बहुत कुछ बनाया है। और आज हम आपको टॉप सिटी का जो एक मामला है उससे मुतल्लिक हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है उस मामले पे दोनों ने यानी कि जनरल फैज़ ने भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो है वो किस तरीके से आइन और कानून की जो है वो धज्जियाँ उड़ा के और उस पूरे मामले को सिर्फ अपनी हद तक ही महदूद रखा, यानी इन चैम्बर ही उन्होंने जो है इसकी कार्रवाई की। और अब इन चैम्बर कार्रवाई में उन्होंने क्या कार्रवाई डाली वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मामला कुछ यूँ है कि टॉप सिटी के जो मालिक हैं मुइज़ खान, कोई कंवर मुइज़ भी उनको कहता है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक ज़ैदा जवेद असलम नामी एक खातून ने HR सेल सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था, यहाँ पे दरख्वास्त दी थी। और फिर होता ये है कि HR सेल ने उसकी दरख्वास्त के ऊपर नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद उस पर जो है मामला चीफ जस्टिस को भेजा। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसको साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया। और अप्रूव करने के बाद कहा कि भाई ये मुतलका रिपोर्ट्स मंगवाएं, FIA से देखते हैं इसमें मामला क्या है। तो मुतलका रिपोर्ट जो है मंगवाई गई और फिर 15/11/2018 को दोबारा इस मामले पे जो है वो चीफ जस्टिस को वो रिपोर्ट्स वगैरह पेश हुई, यानी HR सेल के अंदर ये किस्म की समाअत हुई या कार्रवाई हुई। तो फिर उसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें यह था कि FIA की जो रिपोर्ट थी उसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया कि जो है वो जो ज़्यादा जवेद असलम ने इल्ज़ामात लगाए थे कि वो दुरुस्त है। और इल्ज़ामात क्या थे उनके? महज इल्ज़ामात यही थे कि इन्होंने हमारे गैर कानूनी तौर के ऊपर मुइज़ ने जो है वो हमारी टॉप सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो अपने नाम करा ली है, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे थे। तो FIA ने इस चीज़ पे मोहर लगा दी। तो जब FIA की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जाया कि ये मामला ओपन कोर्ट में लगाया जाता। और हम अक्सर देखते भी हैं कि HR सेल की जो कार्रवाई होती है कि HR सेल से जब रिपोर्ट आ जाती है तो चीफ जस्टिस उस पर फैसला करते हैं कि इसको ये केस बनता है या नहीं बनता। अगर केस बनता होता है तो वो मोस्ट केस जो है वो ओपन कोर्ट में आ जाते हैं, 2 रुकनी 3 रुकनी वट एवर जो बेंच अवेलेबल होता है या जिसमें चीफ जस्टिस लगाना होता है वहाँ पर समाअत हुआ करती है। लेकिन इस मामले में ओपन कोर्ट में समाअत होने की बजाय इन चैम्बर समाअत हुई, मुइज़ को बुलाया गया। और जब मुइज़ आए हमें उस वक्त भी पता है। और फिर उसके बाद इन चैम्बर कार्रवाई हुई और इन चैम्बर कार्रवाई के बाद जो है वो मामला ही इस पे ठप गया। और अब कहा यह जाता है, उस टाइम भी ये बातें हुई थी, मुबैना तौर पे यही कहा गया था कि अपने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस पे जो है वो शायद कोई गिव एंड टेक, कोई दिहाड़ी वट एवर कोई ऐसी चीज़ें थीं। अब उसमें तो कुछ लोग रकम का भी क्लेम करते हैं, लेकिन अब हम उसको ज़्यादा वो नहीं करते। लेकिन बात यह है कि जुडिशल कार्रवाई जो है वो इन चैम्बर में बैठ के की गई। तो आज ये मामला जब मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब अपना काजी फैज़ ईसा के पास आया तो उन्होंने तो बरमला कह भी दिया कि इस मामले में एकदम ही हम देखते हैं काउंटर टेररिज्म इन्वॉल्व हो जाती है, FIA इन्वॉल्व हो जाती है, CPO पिंडी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर जो है वो चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे खुद अपना काजी फैज़ ईसा कहते हैं मेरी समझ से बालातर है कि एक चीफ जस्टिस इन चैम्बर बैठ के क्या जुडिशल कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं देखा, ना ही सुना और ना ही मुझे आइडिया ही नहीं है कि ऐसा भी कोई इख्तियार, कोई रूल्स, कोई कायदा, कोई कानून है। तो इस पर फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकला बैठे हुए थे उनको कहा कि आप मुझे असिस्ट करें। तो उनको असिस्ट किया गया जो है फ़रूक एच नायक की जानिब से, एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान की जानिब से और फिर सुलेमान असलम भट्ट की जानिब से। और तीनों की जानिब से यही राय आई कि ऐसा नहीं हो सकता। फ़रूक एच नायक ने तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ के कह दिया कि 184(3) का कोई भी मामला हो उसको तो एक सिंगल जज जो है वो सुन ही नहीं सकता और उस पर कम से कम 2 जो है वो जज का होना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने कहा कि इन चैम्बर जो है वो जुडिशल कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, वो एक अलग मैटर होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात होते हैं तो उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ समाअत इन चैम्बर होती है और वो भी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात की हद तक होता है। और फिर फैसला होता है कि जी ये इसको ओपन कोर्ट में लगाया जाए और ये हो, तो वो भी अल्टीमेटली मैटर ओपन कोर्ट में जाता है। लेकिन यहाँ पर मैटर ओपन कोर्ट में नहीं गया। यहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस
जो है साकिब निसार उन्होंने अपने तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई डाली, इन चैम्बर कार्रवाई डाली, और मुवजना तौर पे कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बहुत माल बना लिया इसी वजह से। अच्छा, फिर क्या होता है कि मुइज़ ने जो है बाद में जब साकिब निसार और वो अपना क्या नाम है जनरल फैज़, ये तो मतलब है दोनों बड़े अच्छे बड़ी भी थे और इनकी मेल मुलाकातें भी होती रहीं। जब जनरल फैज़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तो उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो मुआवनत हासिल थी वो ख़ुद अपने साकिब निसार के साथ थी, और वो साकिब निसार उस टाइम सुप्रीम कोर्ट को एज ए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पनामा का केस देख ले, फेक बैंक अकाउंट केस देख ले कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो खुद ऑडियोज़ आ चुकी हैं, खुद चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें साकिब निसार की एक ऑडियो आई मुबैना तौर पे, वो ऑडियो जिसको साकिब निसार से जोड़ा जाता है, उसमें ये एक चीज़ भी सामने आई कि हमें कहा गया कि जी आपने नवाज शरीफ को जो है ना वो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, मरना है, और क्या नाम है अपना इलेक्शन से पहले इलेक्शन, हाँ, और इमरान खान को जो है ऊपर लेके आना है, उसको ग्लोरीफाई करना है। और वो हमने देखा भी सही। वो अच्छा, इवन के जब सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जेली बैंक अकाउंट का केस बनाया गया तो उसको जरदारी साहब ने कहा ये साकिब निसार और सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्री पोल रिगिंग कर रही है। तो वो उस टाइम चूँकि नवाज शरीफ को जो है वो साइड पे उसकी सियासत और सारा क्योंकि पॉलिटिकल टूल के तौर पे तो इस्तेमाल हुआ ना, और ख़ुद उस टाइम ये बातें होती थी कि जो भी साकिब निसार के डैम फंड में पैसे जमा करा देता था और वो पीटीआई में शामिल हो जाता, उसके ऊपर जितने भी करप्शन के केस थे वो लॉन्ड्री, यानी सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के लिए लॉन्ड्री का भी किरदार अदा करती रही। तो ये एक गठजोड़ था साकिब निसार और अपना जनरल फैज़ के दरमियान। तो यही गठजोड़ हमें यहाँ पे भी नज़र आता है। इधर से साकिब निसार साहब ने दिहाड़ी लगाई, उधर से मैटर फिर फैज़ साहब के पास पहुँच गया, और फैज़ साहब ने क्या किया, वो दरख्वास्त गुजार तो यही कहता है कि भाई उन्होंने पूरा, अच्छा ये एक पूरा एक तरीका है कि 100 बंदों का उन्होंने नाम तकरीबन लिया कि जो नामालूम है, कुछ के नाम लिए, तो ये बाकायदा ऐसा होता है। 2-3 रेड अगर फैज़ के दौर में आप देखें, F11 के घर में एक रेड पड़ा जो कि एक गलत था, वो कोई हिंदू कम्युनिटी के थे, MPA थे पंजाब से, उस बेचारे के घर में रेड पड़ा, लेकिन वो शायद इसी टॉप सिटी वाले के घर पे रेड करना चाह रहे थे, तो वो भी 100 गाड़ियों का काफिला और बंदे और पूरा एक सिस्टम था। तो ये जनरल फैज़ साहब ने भी कहा कि मैं भी इसमें दिहाड़ियाँ लगाऊं, और उन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई। ये मैं तो नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है कि मेरे घर पे छापे मारे, सोना भी उठा के ले गए, ठीक है। और फिर कहा गया जी भाई फलां हमारा टीवी चैनल है, उस पर आपने इतना इन्वेस्ट करना है। और वो फैज़ का जो भाई था वो बड़ा मशहूर है चकवाल में, जो कुत्ते लड़ाता है, नजफ़, और हाँ, तो ये वाकई वहाँ पे चकवाल में एक मशहूर खेल है कुत्तों का। तो कुत्ते की बड़ी वहाँ पे हमारे सराइकी में मलहण कहते हैं कि कुत्ते नहीं मलहण हुई, तो ये वहाँ पे मशहूर है, उसके बड़े मशहूर कुत्ते भी हैं, वहाँ पे लड़ाया भी करता रहा। तो वो पटवारी था या ख़ुद इन चीज़ों में कनगो वगैरह, ये ज़मीनी मामलात बड़े अच्छे तरीके से समझता है, तहसीलदार टाइप रह चुका है, तो उसको इन्वॉल्व किया और उसने भी बारगेनिंग की कोशिश की, और यूं इस टॉप सिटी वाले को प्रेशराइज़ किया गया और कहा कि हम आपकी सोसाइटी छीन लेंगे। तो यूं उससे बड़ा माल जो है वो बटोरा गया। तो इसने फिर सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर की हुई थी जिसमें सारी कुछ थी। बहरहाल आज इस पर जब समाअत होती है तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो कहने पर मजबूर हो गए कि भाई ये जुडिशियल चैम्बर में लिखा हुआ जुडिशियल आर्डर नहीं होता, और ना ही जुडिशल कार्रवाई इन चैम्बर हो सकती है। वकला की भी मामलत ली गई। तो यूँ साकिब निसार ने जो इस पे आर्डर दिया था वो भी गैर कानूनी करार हो गया दिया गया। लेकिन 184(3) के तहत चीफ साहब खुद भी शायद ये एप्लीकेशन नहीं सुन सकते थे क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फिर उनको कहा कि आपके पास जो मुतलका फोरम बनते हैं आप वहाँ पे जाके जो अपनी दरख्वास्तें दें, जिसमें वजारत दिफा का कहा गया कि वजारत दिफा में आप दे सकते हैं, सिविल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ये सारा कुछ। अब देखते हैं कि इस मामले पे जो है वो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो है क्या आया, इस मुइज़ को इंसाफ मिल सकता है नहीं मिल सकता, जिसके ख़ानदान की जिसकी 4 दीवारी की बेहुरमती भी की गई, उसके सोना भी लिया गया, उससे पैसे भी शायद मुतअद्दिद अरबों रुपए बनाए गए होंगे। तो बहरहाल ये एक अहम मामला था। तो अफसोस होता है हमें अपने सिस्टम के ऊपर कि जिसमें वक्त का काजी जो है यानी कि वक्त का जो चीफ जस्टिस जो है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाए महज चंद पैसों के लिए, जबकि एक पूरी रियासत
की मशीनरी उसके आओ भगत कर रही होती है, इतनी हैवी पेड तनख्वाहें ले रहे होते हैं, बस उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जब अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते, अपने आइन के ज़ाब्ते, अपने हलफ के की खिलाफ वर्जी करते, ख़ुद को चैम्बर में, अपने चैम्बर को बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल करे या दिहाड़ियाँ लगाने के लिए इस्तेमाल करे, तो क्या इसमें और क्लर्क में या बाकी लोगों में क्या फिर फ़र्क हो जाता है। अफसोस की बात है कि ये हमारे साबिक चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार का ये काम था। और फिर वो साकिब निसार तो यहाँ पे नहीं रुका, वो जब रिटायर हो गया तो उसके बाद वो जुडिशल ब्रोकर के तौर पे भी हमें उसका किरदार याद आता है कि वो ब्रोकरी करता रहा। ठीक है, अब मैं इसको उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रोका गया है भाई, ब्रोकरेज आप उसे कह सकते हो। तो वो ये इमरान खान के केसेस, तहरीक इंसाफ के केसेस फिक्स होते थे और कराता था मुख्तलिफ अदालतों में और उसको रिलीफ दिलवाता था, और उसके बदले क्या था, इसको इख्तियार दे दिया गया और इसके बेटे ने वो पैसे भी बटोरे टिकटों वाले और वो सारा कुछ। तो ये अफसोस होता है हमें कि यार ऐसे ऐसे किरदार के लोग, ऐसे लोग जो है हमारे चीफ जस्टिस रह गए हैं। खुदा की कसम फिर यही होगा कि पाकिस्तान का जो है ना वो बिल्कुल अंडर, मतलब जो फहरिस्त होगी, फहरिस्त है इंसाफ प्रोवाइड करने वाली अदलिया, तो उसमें फिर हमने आखिरी नंबर पे ही आना है। और भी ये जनरल फैज जिसने सिक्योरिटी करनी है मुल्क की, जिसके जिम्मे मुल्क की, यार जो टॉप सिटी वालों से पैसे बटोर सकता है वो अमेरिका और सीआईए से पैसे नहीं बटोरे होंगे। वो क्या हो सकता है कि उसने, देखिए इनके पास तो बड़े राज होते हैं, 2 राज दे दे और अरबों रुपए वहां से बना ले। ये सोचना है, ये वजारत दिफा को सोचना है, ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सोचना है भाई, ये आपके इदारे के वो जो टॉप रैंक के सरबराह, जो पाकिस्तान का टॉप का सिपाही था, ठीक है ना, उसका किरदार ये है कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी वाले को ब्लैकमेल करके उससे पैसे बटोर रहा है। तो क्या भाई कि वो कल को पाकिस्तान के राज बेच के जो है वो अपने पैसे, जिसके मुंह को लत लग जाती है वो तो फिर लग जाती है, जो रिश्वतखोर होता है वो रिश्वतखोर ही रहता है ना। तो इसने जो कुछ किया, अब मैं आप वजारत दिफा वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप कि अगर ये बंदा शख्स राज बेच दे तो आपको है इसका वो, भाई वो उधर से पैसे ले सकता है तो कुछ भी कर सकता है ना, सीआईए को भेज दे, किसी और मुल्क की एजेंसी को भेज दे, उसके पास तो हज़ारों राज होंगे ना इस मुल्क के, इस रियासत के। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे इदारों के सरबराह भी ऐसे हैं। बहरहाल क्या करते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे वो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह इनको जो है वो अकल दे और समझ बूझ दे और मुल्क के लिए ये काम करें, ना कि अपने इंडिविजुअल मफादात के लिए। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।